नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल के बारे में और इसमें हम बात कर चुके थे अध्याय नंबर 6 तक और आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 7 परिवहन और संचार के बारे में। देखिए, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है और उस टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी पॉइंट फर्स्ट ही है। आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर जाकर के तुम जो कक्षा 12 मानव भूगोल नामक जो पुस्तक है उसका पूरा का पूरा सार देख सकते हो पीडीएफ के रूप में। तो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर कक्षा 12 मानव भूगोल का संपूर्ण सार पीडीएफ के रूप में डाल रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर जाइए और वहाँ से पीडीएफ के माध्यम से हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये नोटिफिकेशन पहुंचेगा कब? जब तुम बेल आइकन यानी घंटी का निशान दबाओगे तब जाकर के ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करें? तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर यूट्यूब के वीडियोज़ में मैंने टेलीग्राम का लिंक ज़रूर डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो डले हुए हैं वहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ से हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना और आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 7 परिवहन और संचार के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि परिवहन क्या होता है। तो परिवहन के बारे में वैसे आप जानते होंगे कि परिवहन के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या फिर जो व्यक्ति है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो परिवहन एक वह विधा है जिसके माध्यम से यात्रियों या फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि दो स्थान है, जैसे ये स्थान है, जैसे मान लीजिए ये है जोधपुर और ये है जयपुर। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु या व्यक्ति है उनको यहाँ से अगर तुम इधर पहुँचाते हो तो वे व्यक्ति या वस्तुएं जिनके माध्यम से पहुंचाई जा रही है, किन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है? परिवहन के माध्यम से। परिवहन क्या? देखो, परिवहन के तो साधन कई होते हैं। वैसे परिवहन के साधनों की अगर हम बात करें तो परिवहन के साधनों में स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन ये आते हैं। लेकिन परिवहन कहते किसे हैं? तो परिवहन की यही परिभाषा है कि व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले साधन को ही परिवहन के साधन कहते हैं। तो देखिए, परिवहन क्या है? व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा ही परिवहन कहलाती है। क्या है परिवहन की परिभाषा? व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की जो सेवा है यही परिवहन कहलाता है। और वैसे परिवहन अगर क्रियाकलाप की बात करें तो तृतीय क्रियाकलाप में आता है, क्योंकि परिवहन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं की जाती है। जैसे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है या फिर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना है या ले जाना है। तो यह परिवहन के माध्यम से एक प्रकार की सेवा हो रही है जो ये तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। लेकिन परिवहन के साधनों में अगर हम बात करें तो परिवहन के साधन होते कौन कौन से वो देखिए। परिवहन के साधन या फिर परिवहन की विधाएं इन्हें कह सकते हैं। मुख्य रूप से परिवहन होता है 3 प्रकार का, लेकिन यहाँ पाइपलाइन को भी एक परिवहन का माध्यम माना है। वैसे स्थल परिवहन में ही आता है पाइपलाइन, लेकिन हम पाइपलाइन को अलग से समझेंगे। देखिए, क्या है परिवहन के साधन? सबसे पहला है स्थल परिवहन। अगर हम स्थल परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन में जैसे सड़क है या फिर रेल परिवहन है, ये आते हैं। अब सड़क परिवहन और रेल परिवहन की भी बात करेंगे, लेकिन एक बार परिवहन के साधन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला स्थल परिवहन है, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन और चौथा है पाइपलाइन। अब देखिए, स्थल परिवहन की अगर बात करें तो स्थल परिवहन वह परिवहन है
जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जा सकता है। और ये स्थल परिवहन अगर हम बात करें तो दो भागों में बटा हुआ है स्थल परिवहन, एक सड़क परिवहन है और एक रेल परिवहन है। अगर सड़क परिवहन की बात करें हम तो सड़कें दो प्रकार की होती हैं। देखिए, कच्ची सड़कें भी होती है तो पक्की सड़कें भी होती है। कच्ची सड़कें ऐसे दूर दराज स्थानों तक जाती है जहां जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ होता है और वहां पर किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई पक्की सड़कें नहीं बनाई जाती है। तो सड़क परिवहन में कच्ची सड़कें आती है और पक्की सड़कें, दोनों ही प्रकार की सड़कें आती हैं। अब कच्ची सड़कें क्या होता है कि बरसात के दिन है इनमें टूट जाती है। कच्ची सड़कों को बरसात के दिनों में भारी नुकसान पहुंचता है, उबड़ खाबड़ होती है कच्ची सड़कें, कहीं कहीं पगडंडियों के रूप में होती है कच्ची सड़कें। लेकिन यह है कि कच्ची सड़कें जो होती हैं ये बरसात के दिनों में बाढ़ आने के कारण या किसी वजह से क्या हो जाती है, टूट जाती है। और कच्ची सड़कों से विभिन्न प्रकार के गाँव में आने जाने का रास्ता जो है बरसात के दिनों में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। एक होती है पक्की सड़कें। पक्की सड़कें क्या होता है कि जल्दी से टूटती नहीं है, लेकिन कभी कभार तेज गति से बाढ़ आए तो पक्की सड़कें भी टूट सकती है। अब देखो, जो सड़कें बनाई जाती हैं ये छोटी दूरियों के लिए उपयोगी होती है। सड़कें छोटी दूरियों के लिए उपयोगी होती हैं, बल्कि रेल परिवहन की अगर बात करें तो लंबी दूरियों के लिए उपयोगी होता है। लेकिन सड़कें क्या होती हैं, छोटी दूरियों के लिए उपयोगी होती है। जैसे किसी शहर से दूसरे शहर जाना या किसी गांव से दूसरे गांव जाना, इस प्रकार से छोटी दूरियों के लिए जो है सड़कें उपयोगी होती हैं। सड़कें किसी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़कों के माध्यम से हम छोटी दूरियों के साथ साथ लंबी दूरियों में किसी देश विदेश में भी व्यापार कर सकते हैं। तो सड़कें किसी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़कें ही वो है जिसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन का मतलब होता है मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। यात्रा करना ही पर्यटन है। अगर मान लीजिए कि सड़कें नहीं होगी तो विभिन्न प्रकार के यात्री के कहाँ से यात्रा करेंगे, बिना सड़कों से वाहन नहीं चल सकते। इसलिए जो सड़कें होती हैं ये पर्यटन को तो बढ़ावा देती है, पर्यटन के साथ साथ वाणिज्य को भी बढ़ावा देती है। ये हुई बात सड़कों की। देखिए, हम बात कर रहे परिवहन और संचार की, लेकिन यहाँ पर परिवहन और संचार के उन्हीं टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए हम यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखेंगे केवल। अब देखिए, स्थल परिवहन देख चुके हैं। स्थल परिवहन में हमने देखा सड़क परिवहन, और सड़क परिवहन के बाद में स्थल परिवहन में अगला परिवहन आता है रेल परिवहन। अब रेल परिवहन के बारे में आप जानते ही हैं कि लंबी दूरियों के लिए रेल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे रेल परिवहन सड़क परिवहन के मुकाबले सस्ता भी होता है और लंबी दूरियों को कम समय में भी यहाँ से पूरा किया जा सकता है सड़क परिवहन के मुकाबले। तो देखिए क्या होता है रेल परिवहन। रेल परिवहन वह परिवहन है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनें हैं, रेल हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। रेल परिवहन लोहे की बनी हुई पटरियां होती है वैसे तो, और इन लोहे की बनी हुई पटरियों पर ही जो है रेल चला करती है और विभिन्न यात्रियों को और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। लंबी दूरियों के लिए रेल परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटी दूरियों के लिए तो सड़क परिवहन इंपॉर्टेंट था और लंबी दूरियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रेल परिवहन। रेल परिवहन के माध्यम से हम लंबी दूरियां भी तय कर सकते हैं। रेल परिवहन विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों से या फिर विभिन्न प्रकार के देशों में, एक देश से दूसरे देशों में भी जाता है और विभिन्न प्रकार के शहरों को भी आपस में जोड़ता है। तो रेल परिवहन जो है लंबी दूरियों के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें विश्व की पहली रेल कहाँ चली तो उसकी भी बात कर लेते। देखिए, विश्व की प्रथम रेल 1825 ईस्वी में। विश्व की प्रथम रेल कब चली? विश्व की प्रथम रेल चली 1825 ईस्वी में। कहाँ पर चली? इंग्लैंड में चली। इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ चली? स्टोकन और डर्लिंग के बीच में। विश्व की पहली रेल स्टोकन और डर्लिंग के बीच में 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चलती है।
लेकिन बात यह आती है कि भाई भारत की पहली रेल कब चली। तो भारत में पहली रेल अगर हम बात करें तो 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में मुंबई में। कहां पर? मुंबई। मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में जो है भारत की पहली रेल चली लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। तो ये भारत की पहली रेल थी जो 34 किलोमीटर की यात्रा जिसने तय की थी। ये बात हुई रेल परिवहन की। बात कर लेते थोड़ी सी जल परिवहन की। वैसे इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नॉर्मली बात कर लेते हैं इनके बारे में कि ये होते क्या है। सड़क परिवहन या फिर जल परिवहन या वायु परिवहन और पाइपलाइनें होती क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जल परिवहन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। क्यों? कारण क्या है भाई? परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्यों है? क्योंकि एक तो जल परिवहन जो होते हैं इनके ना तो रखरखाव की कोई जरूरत पड़ती है, ना यहाँ से कोई सड़कें बनानी पड़ती है, खर्चा इतना आता नहीं है। इसलिए जो जल परिवहन है वो परिवहन का क्या माना जाता है? सबसे सस्ता साधन माना जाता है। और वायु परिवहन की बात करें तो विश्व का सबसे तीव्रतम परिवहन का साधन है वायु परिवहन। वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जिसके माध्यम से हम विश्व के विभिन्न देशों की यात्राएं कुछ पलों में, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हम कर सकते हैं। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हम वायु परिवहन के माध्यम से न पहुंच सके। वायु परिवहन के माध्यम से बहुत जल्दी ही हम विश्व के अनेक कोनों तक पहुंच सकते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है और 35 घंटे से ज्यादा का रास्ता नहीं है। 35 घंटे के अंदर अंदर हम संपूर्ण विश्व की यात्रा कर सकते हैं वायु परिवहन के माध्यम से। लेकिन वायु परिवहन का जो साधन है सबसे महंगा साधन है। देखिए, आगे है पाइपलाइन। पाइपलाइन तरल पदार्थों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, तेल वगैरह जो होते हैं, ऑयल वगैरह जो होते हैं, इस पाइपलाइन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के स्थानों पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर जो है पाइपलाइन जो होते हैं ये तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि पाइपों के माध्यम से हम जल को या विभिन्न प्रकार के तरलीय जो पदार्थ है या गैस वगैरह है इनको बहुत दूर स्थानों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा हमें रखरखाव की जरूरत नहीं होती, ना ज़्यादा खर्चा होता है। केवल एक बार जब पाइपलाइनें बिछाई जाती है तभी खर्चा होता है, उसके बाद में वहाँ से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता। इसलिए पाइपलाइन जो होते हैं इन पाइपलाइनों के माध्यम से तरल पदार्थों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ये बात हुई परिवहन के साधन या परिवहन की विभिन्न विधियों की। ये परिवहन की विभिन्न विधाएं हैं या परिवहन के विभिन्न साधन हैं। आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक में सड़क परिवहन की। तो आइए शुरुआत करते हैं सड़क परिवहन की कि सड़क परिवहन क्या है। देखिए, वे परिवहन जो सड़कों या स्थल के माध्यम से वस्तुओं, मनुष्यों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं और ले जाते हैं, उन्हें सड़क परिवहन कहा जाता है। देखिए, वे परिवहन के साधन जिसके माध्यम से मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को और मनुष्यों को आदि को सड़कों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते और ले जाते हैं, वही सड़क परिवहन कहलाते हैं। अब देखिए, जो भी परिवहन का साधन है, जैसे मान लीजिए बस है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, जो भी परिवहन के साधन जो सड़क पर चलते हैं उनके माध्यम से, मतलब सड़कों पर चलने वाले जो परिवहन के साधन होते हैं ना, उनके माध्यम से जब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते और ले जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सड़क परिवहन कहते हैं। कुल मिलाकर के सड़कों के माध्यम से जो है वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की, लाने की, ले जाने की जो क्रिया है वही सड़क परिवहन है। देखिए क्या है सड़क परिवहन में। आगे सड़क परिवहन का घनत्व। देखिए, हम बात करेंगे अब सड़कों का घनत्व। सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व कहाँ है? वैसे सब जानते होंगे कि उत्तरी अमेरिका में सड़कों का सबसे ज्यादा क्या है? घनत्व है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और वाहनों की संख्या उत्तरी अमेरिका में है। देखिए, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन वाहनों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तरी अमेरिका में तो है, लेकिन ध्यान रखना वाहनों की
संख्या के मामले में यूरोप भी उत्तरी अमेरिका से ज़्यादा पीछे नहीं है। यूरोप में भी बहुत सारे वाहनों की संख्या है, तो सबसे ज़्यादा वाहन उत्तरी अमेरिका और यूरोप में है ना, ये ध्यान रखना। तो सर्वाधिक सड़क घनत्व और वाहनों की संख्या कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। ये हुई बात सर्वाधिक सड़क घनत्व की। अब बात करेंगे सड़क परिवहन में महामार्गों की। देखिए, वैसे तो हम जो अध्याय नंबर 7 है उसकी जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ही हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी विभिन्न प्रकार के और भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं, उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल उन्हीं टॉपिक्स को की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं, महामार्ग क्या होते हैं। देखिए, वैसे तो महामार्ग पक्की सड़कें होती हैं और महामार्गों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के साधन लंबी दूरियां तय करते हैं। ये 6 लेन वाली सड़कें होती हैं जहां से विभिन्न प्रकार के जो वाहन गुजरते हैं, आते हैं और जाते हैं, वहां उनके चलने में कोई खतरा ना हो, इसलिए यहाँ पर वाहनों को ध्यान में रखते हुए 6 लेन 4 लेन वाली सड़कें बनाई जाती है। अधिकतर महामार्ग 6 लेन वाले ही होते हैं। देखते हैं क्या है महामार्ग। ये पक्की सड़कें होती है वैसे तो महामार्ग। देखिए क्या है, वे पक्की सड़कें जो दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, मतलब दूर के स्थानों को आपस में जोड़ती है, जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता, इस प्रकार से लंबी लंबी दूरियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है महामार्ग। तो वे पक्की सड़कें जो दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ती है उसे महामार्ग कहा जाता है। यातायात के अबाधित प्रवाह के लिए लेन पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे मार्ग से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है, अर्थात 6 लेन वाली सड़कें बनाई गई है। अब लेन पुल, फ्लाईओवर ये क्या कार्य करते हैं, दोहरे मार्ग ये क्या होते हैं? अगर लेन पुलों की बात करें तो जैसे कोई महामार्ग गुजर रहा है, रास्ते में कहीं बीच में कोई नदी आ जाती है या फिर किसी भी प्रकार की कोई जो है रुकावट आती है, तो उसके ऊपर से पुल बना करके साधनों को निकाला जाता है, जो है फ्लाईओवर कहलाते हैं। फ्लाईओवरों में क्या होता है कि ऊपर से साधनों को निकाला जाता है। लेन पुल मतलब नदियों पर पुल बनाना, ये इस तरह के जो कार्य होते हैं लेन पुल कहलाते हैं। और दोहरे मार्ग, दोनों तरफ रास्ता होता है, जैसे इधर साधन जा रहे हैं और इधर से आने वाले इधर आ रहे हैं, दोनों तरफ इस तरह से रास्ते बने हुए होते हैं, उन्हें दोहरे मार्ग कहा जाता है ना। तो जो यातायात के अबाधित प्रवाह के लिए क्या किया जाता है, लेन पुल, विभिन्न प्रकार के पुल बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं और दोहरे मार्ग बनाए जाते हैं। आगे देखिए, महामार्गों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है वैसे कि सबसे ज्यादा महामार्ग कहाँ है, महामार्गों का सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है, तो वह है अमेरिका में। महामार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस देश में है? अमेरिका देश में है। कितना है? 0.65 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 0.65 प्रति वर्ग किलोमीटर अमेरिका में सड़क घनत्व है, महामार्ग है। तो महामार्ग सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करें महामार्गों के घनत्व की, तो कहाँ है? अमेरिका में है। एक देखिए पान अमेरिकन महामार्ग है, यहाँ पर मैंने इसको लिया है, विभिन्न प्रकार के महामार्ग है लेकिन पान अमेरिकन महामार्ग यहाँ टॉपिक्स में लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि हाँ ये पूछने लायक प्रश्न है, पूछे या ना पूछे वो पता नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो है। क्या है पान अमेरिकन महामार्ग? देखिए यह निर्माणाधीन है, पान अमेरिकन महामार्ग निर्माणाधीन है, लेकिन इसके अधिकतर भाग का निर्माण हो चुका है वैसे, और ये दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को आपस में जोड़ेगा। पान अमेरिकन महामार्ग अमेरिका में ही है, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका है, मध्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा है ना, इनको क्या करेगा? आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। यह है पान अमेरिकन महामार्ग जो निर्माणाधीन है, लेकिन अधिकतर भाग का इसका निर्माण हो चुका है। देखिए एक शब्द है नोट डाल के लिखा हुआ है, यूरोप में भी वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। अमेरिका में तो है ही है, लेकिन यूरोप में भी जो है वाहनों की बहुत विशाल संख्या है और महामार्गों का एक सुविकसित जाल पाया जाता है। इसमें से हम परिवहन और संचार में से परिवहन के बारे में देख रहे थे।
तो यहाँ पर आज परिवहन के साधनों में आज हम यहाँ पर भारत में जो महामार्ग हैं उनके बारे में देखेंगे। देखिए महामार्ग क्या होते हैं, सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि महामार्ग होते क्या है। तो महामार्गों की बात करें तो महामार्ग वे पक्की सड़कें होती हैं जहाँ से विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों तक व्यक्तियों और वस्तुओं को पहुँचाई जाती है। वैसे 6 लेन हाईवे होते, 4 लेन हाईवे होते, लेकिन इन महामार्गों में भारत के जो प्रमुख महामार्ग हैं उसकी बात करेंगे राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 की। देखिए जो राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 है NH7, इसे वर्तमान में NH7 जो है इसका जो नया नंबर है, वर्तमान में नया नंबर बताया गया है कि नया नंबर कौन सा है। देखिए नया नंबर है 44, अर्थात ये कह सकते हैं कि आज हम वर्तमान में इसे NH7 नहीं कहते, NH44 के नाम से जाना जाता है इसे, लेकिन किताब में फिलहाल अभी भी इसे NH7 ही कहा गया है। तो देखते हैं NH7 या NH44 क्या है। राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 या नया नंबर NH44 ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। वाराणसी कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये जो महामार्ग है वो जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा महामार्ग माना जाता है। ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न इंपॉर्टेंट भी बनता है वैसे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का किताब के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, लेकिन नया नंबर इसका 44 तो है, लेकिन पुराना नंबर अगर बात करें तो NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसे वर्तमान में NH44 के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो इसकी लंबाई है वो है 4112 किलोमीटर। किताब में आया नहीं और नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये भी तो पता लगे ना कि आखिरकार NH7 या NH44 की लंबाई क्या है। तो इसकी लंबाई है वर्तमान में 4112 किलोमीटर, लेकिन यह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न तो यही है कि राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 कहाँ से कहाँ जाता है। वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है, कश्मीर से तमिलनाडु तक। लेकिन देश ये भी प्रश्न आ सकता है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जिसे नया नंबर दिया गया है NH44, लेकिन इसे किताब में अभी तक राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 ही बताया गया है। इसलिए तुम्हें अगर देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 7 ही बताना है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज, एक स्वर्णिम चतुर्भुज एक जो है महामार्ग एक निर्माणाधीन है भारत में, और यह है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता और हैदराबाद को जोड़ने की योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के द्वारा, जो निर्माणाधीन है। तो भारत का वर्तमान निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद वाला ये आपस में जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो निर्माणाधीन है, ये दिल्ली को, मुंबई को, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सीमावर्ती सड़कें। देखिए सीमावर्ती सड़कें क्या होती है, नाम से ऐसा लग रहा है कि किसी देश की सीमा के सहारे बनाई गई सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। देखिए क्या है सीमावर्ती सड़कें, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, विदेशों की ओर जाने वाले जो रास्ते होते हैं वहां पर बनी हुई सीमाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। किसे कहते हैं सीमावर्ती सड़कें, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को ही सीमावर्ती सड़कों के नाम से जाना जाता है। इनके माध्यम से विभिन्न गांवों और सैन्य शिविरों तक वस्तुएं पहुंचाई जाती है। सैन्य शिविर हुए, विभिन्न प्रकार के दूर दराज के जो गांव हैं जो सीमाओं के सहारे बने हुए हैं या सीमाओं के सहारे जो बसे हुए हैं, वहां तक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। किसके माध्यम से, सीमावर्ती सड़कों के माध्यम से। ये हुई बात सीमावर्ती सड़कों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती हैं, और
यहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो सीमावर्ती सड़कों से लगे हुए जो गांव है या जो सैन्य शिविर है, सैनिकों के शिविर जो होते हैं, यहाँ तक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पहुंचाई जाती है। ये हुई बात सीमावर्ती सड़कें। देखिए रेल मार्ग क्या होते हैं। रेल परिवहन में यात्रियों व वस्तुओं को लंबी दूरी तक कम समय और कम खर्च पर पहुंचाने वाला स्थल परिवहन जिस पर रेल चलती है उसे रेल मार्ग कहा जाता है। देखिए अगर रेल मार्ग की हम बात करें, रेल मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जो लोहे का बना हुआ होता है और जिस पर रेल चला करती है, वही रेल मार्ग कहलाता है। और यहाँ पर रेल मार्ग पर विभिन्न प्रकार के यात्रियों को या फिर वस्तुओं को कम समय में बहुत अधिक दूरी तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है, तो ये रेल मार्ग होता है। रेल मार्ग में हम बात करेंगे रेल लाइनों की। रेल लाइनें कितने प्रकार की होती है। वैसे तो रेल लाइनें जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती है रेल लाइनें। एक होती है बड़ी लाइन। जो बड़ी लाइन होती है उसे ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। बड़ी लाइन को किस नाम से जाना जाता है। ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रॉड गेज होती है, बड़ी लाइन होती है, इनमें जो 2 पटरियां होती हैं, इन दोनों पटरियों के बीच में चौड़ाई अधिक होती है। कितनी चौड़ाई होती है। 1.5 मीटर से भी अधिक चौड़ाई होती है 2 लाइनों के बीच में। तो बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज जो होती है ये सर्वाधिक चौड़ाई वाली लाइनें होती है और इनके बीच में जो है चौड़ाई होती है 1.5 मीटर से भी अधिक। ये हुई ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन। इसके बाद में हम बात करेंगे मानक लाइनों की। अगर मानक लाइनों की बात करें तो विश्व में केवल जो मानक लाइनें हैं वो ब्रिटेन में ही उपयोग में ली जाती हैं और इनके बीच में जो दूरी होती है ये 1.44 मीटर की होती है। जो मानक लाइनें होती है इसमें 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है 1.44 मीटर से अधिक, 1.44 मीटर के लगभग होती है। और इन मानक लाइनों का उपयोग कहाँ होता है। मानक लाइनों का उपयोग होता है ब्रिटेन में। यूरोप में स्थित ब्रिटेन में मानक लाइनें काम में ली जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे छोटी लाइन अर्थात मीटर लाइन की। मीटर लाइन कह दे या छोटी लाइन कह दे एक ही बात है। जो मीटर लाइनें होती हैं वो इनके बीच के मध्य में जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर के लगभग होती है। कितनी होती है 1 मीटर। ये मीटर लाइनें हो गई या छोटी लाइनें हो गई। तो ये हुई बात रेल लाइनों की, जिसमें बड़ी लाइन थी, मानक लाइन थी, मीटर लाइन या छोटी लाइन थी। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे कि बताइए कि मानक लाइनों का उपयोग विश्व में कहाँ किया जाता है। तो मानक लाइनों का उपयोग किया जाता है ब्रिटेन के अंदर। अब बात करते हैं विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र। देखिए विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र यूरोप में। प्रश्न आए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे सघनतम रेल मार्ग कहाँ है। तो यहाँ पर ये बात विश्व की थी। वहाँ पर अगर उत्तरी अमेरिका का पूछ लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर अलग एक रेल लाइन है, वहाँ पर भी सघनतम रेल तंत्र है, लेकिन यूरोप से ज़्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ पर विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र अगर बात करें तो वो कहाँ है यूरोप में, बेल्जियम में। यहाँ यूरोप में भी जो रूस में जो बेल्जियम है यहाँ पर सर्वाधिक सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। कितना 6.5 वर्ग किलोमीटर। तो विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ, विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ, यूरोप में। लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली एक सुरंग है, उसका नाम क्या है। लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली सुरंग इंग्लैंड में है और उसका नाम है यूरो टनल सुरंग मार्ग। तो लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी, यूरो टनल सुरंग है। कहाँ है, इंग्लैंड में है। सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग, यहां पर देखिए विश्व के सघनतम रेल मार्गों की बात आई थी, यहां बात आ रही है विस्तृत रेल मार्गों की। तो सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका में। कहां पर है सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग, उत्तरी अमेरिका में। पूरे विश्व का 40%, पूरे विश्व का 40% रेल मार्ग पाया जाता है कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। यहाँ जो सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्गों की बात पूछे तो कहाँ, उत्तरी अमेरिका। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पूछे तो कहाँ, यूरोप में। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। एक है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। क्या होता है देखिए, अगर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करें तो यह पूरे महाद्वीप के आर पार जाता है, एक छोर से दूसरे छोर तक। मतलब चारों तरफ महाद्वीप, जो एक महाद्वीप होता है उसके चारों तरफ फैला हुआ
ये महामार्ग होता है, रेल मार्ग होता है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये किसी महाद्वीप के दोनों छोरों को आपस में जोड़ने वाला रेल मार्ग होता है। देखिए क्या है रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए, पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए किसी एक महाद्वीप से इसके दोनों छोरों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? इसके दोनों छोरों को आपस में जोड़ता है, वह पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के इधर से इधर और इधर से इधर मतलब चारों तरफ फैला हुआ रेल मार्ग होता है ये, जो एक महाद्वीप में एक छोर को दूसरे छोर से आपस में जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, अच्छा प्रश्न है कि बताइए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वह है पार साइबेरियन रेल मार्ग। अगर हम पार साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो ये विश्व का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रेल मार्ग भी माना जाता है, पार साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। ये पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 9322 किलोमीटर। ये पार साइबेरियन रेल मार्ग हो गया, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हुई बात रेल मार्गों की। रेल मार्गों में वैसे विभिन्न महाद्वीपों में या विभिन्न देशों में अलग अलग रेल मार्ग है, लेकिन वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम रहती है। रेल मार्गों में अगर प्रश्न बनेगा तो मेरे हिसाब से यहीं से प्रश्न बनना चाहिए। और फिर भी अगर तुम डिटेल से इसको पढ़ना चाहें तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट फर्स्ट। यूट्यूब चैनल का नाम भी स्टडी पॉइंट फर्स्ट है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टडी पॉइंट फर्स्ट है। रेल मार्गों को विस्तार से पढ़ने के लिए तुम जो है मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से संपूर्ण जो है पीडीएफ प्राप्त कर लेना। वहाँ से रेल मार्गों के बारे में संपूर्ण पीडीएफ डाली हुई है। पूरे जो मानव भूगोल है कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसका पूरा संपूर्ण पीडीएफ वहाँ पर डाली हुई है। वहाँ जाकर के इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ मैं। और यूट्यूब चैनल में भी मैंने वैसे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर जाकर के तुम टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं भूगोल की कक्षा 12 की, है ना। तो आज हम रेल मार्गों के बारे में बात कर चुके हैं। रेल मार्गों के बाद में हम बात करेंगे जल मार्गों की। देखिए जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन का वह साधन है जो जल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से पहुंचाता है? जल के माध्यम से। यहाँ पर जल के माध्यम से यहाँ कोई मार्ग बना हुआ नहीं होता, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ विभिन्न प्रकार के जलयान चलते हैं और ये विभिन्न प्रकार के जो जलयान हैं यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, जो जल परिवहन कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जल परिवहन में प्रश्न कहाँ से आता है। तो जल परिवहन में प्रश्न आता है जल परिवहन के क्या लाभ होते हैं यहाँ से। तो जल परिवहन के लाभ क्या है देखते हैं। जल परिवहन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए जल परिवहन के लाभ, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगर परिवहन के साधनों में सबसे सस्ते साधन की बात करें तो वह जल परिवहन ही है। यहाँ पर जल परिवहन में ज़्यादा खर्चा आता नहीं है क्योंकि यहाँ मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता और रख रखाव देख रेख नहीं करनी पड़ती। सड़कें तो क्या बार बार टूटती है, तो सड़कें टूट जाती है तो फिर उनकी मरम्मत करवानी पड़ती। यहाँ पर ना तो कोई सड़कें होती है ना कुछ होता है, ना किसी की मरम्मत करवानी पड़ती, इसलिए यहाँ खर्चा ज़्यादा आता नहीं है। इसलिए जो जल परिवहन है ये क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यहाँ पर मार्गों का निर्माण और रखरखाव की आवश्यकता ही नहीं होती। ये जल परिवहन के लाभ है। एक तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, फिर है मार्गों का निर्माण और रखरखाव की आवश्यकता यहाँ होती नहीं है। फिर है महासागरों के दोनों छोरों को आपस में जोड़ते। जल परिवहन महासागर के इधर और उधर दोनों छोरों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एक छोर यह है और दूसरा छोर यह है, आपस में जो ये महासागर, ये मान लीजिए क्या है महासागर, तो जलयानों के माध्यम से एक छोर दूसरे छोर से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये बंदरगाह होते हैं
जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जहाज आकर रुकते हैं, यात्रियों और माल को यहाँ से उठाते हैं और दूसरे स्थान पर दूसरे बंदरगाह तक पहुँचाते हैं। तो महासागरों को एक छोर से दूसरे छोर को से जोड़ने का कार्य करते हैं जल परिवहन। आगे है, इसमें ऊर्जा की लागत अपेक्षाकृत कम होती है। अन्य साधनों की बजाय इसमें ऊर्जा की लागत भी ज़्यादा नहीं होती। ये जल परिवहन के क्या है, लाभ। अगला लाभ है जल परिवहन का, समुद्री मार्गों और आंतरिक मार्गों के लिए ये उपयोगी होती है। भाई जल परिवहन तो समुद्री मार्गों या आंतरिक मार्गों के लिए ही उपयोगी होंगे, तो ये भी एक लाभ है, क्योंकि समुद्र में और आंतरिक मार्ग का मतलब है नदियाँ झीलें जो हैं उन्हें आंतरिक मार्ग कहा जाता है। इनमें केवल जलयान ही चल सकते हैं, बाकी और साधन चल नहीं सकते। इसलिए समुद्री मार्ग और आंतरिक मार्ग होते हैं ना, ये बहुत उपयोगी है जल परिवहन के साधनों के लिए। जल परिवहन के लिए समुद्री मार्ग और आंतरिक मार्ग दोनों ही क्या है, उपयोगी है। अगला जल परिवहन का लाभ है, विश्व के समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार करना आसान। देखिए जितने भी समुद्री मार्ग हैं इनसे व्यापार करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि समुद्री मार्गों के माध्यम से अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार करना थोड़ा सस्ता होता है। अगर हम समुद्री मार्गों से देखो जो है किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। समुद्रों से ना तो कोई साधन रेल चल सकती, ना कोई सड़क परिवहन चल सकता, ना कोई वहाँ पर अगर वायुयान के माध्यम से तुम वस्तुओं को वहाँ समुद्र पार देशों तक पहुँचाओगे तो वहाँ बाहर क्षमता ज़्यादा हो मान लो सामान की, तो वहाँ पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और महंगा भी होता है। इसलिए विश्व के समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार करना आसान होता है, ये भी जल परिवहन का एक लाभ है। तो ये थे जल परिवहन के विभिन्न लाभ, और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं, इसलिए जल परिवहन के लाभों को जरूर देखिए कि जल परिवहन के लाभ क्या क्या होते हैं। जल परिवहन के लाभ के बाद में आगे हम बात करेंगे समुद्री मार्ग की, कि समुद्री मार्ग क्या होता है। देखिए इनके रखरखाव में लागत नहीं आती और सभी दिशाओं में आसानी से मुड़ सकते हैं। ना तो रखरखाव में कोई लागत आती है, ना कोई खर्चा वगैरह आता नहीं है, और आसानी से कहीं भी मुड़ सकता है। जैसे जहाज चल रहा है, इधर मोड़ लो या उधर मोड़ लो, क्योंकि सड़कें होती नहीं है, कहीं पर भी किसी भी तरह से इन्हें तुम मोड़ सकते हो। यह मार्ग स्थल और वायु मार्ग की अपेक्षा क्या होता है, सस्ता होता है। समुद्री मार्ग सस्ता तो होता ही है, वायु मार्ग और स्थल मार्ग की अपेक्षा बहुत सस्ता पड़ता है समुद्री मार्ग। एक है भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग। ये भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग है ना, ये प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहा जाता है। तो प्राचीन विश्व का हृदय स्थल भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग को कहा जाता है, जो विभिन्न देशों से गुजरता है। देखो भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। कोलंबो, सिंगापुर और भी विभिन्न प्रकार के यहाँ जो है देश आते हैं, वहाँ इन देशों में विभिन्न प्रकार के राज्य वगैरह आते हैं जहाँ से ये गुजरता है भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग। तो विश्व का हृदय स्थल कहे जाने वाले मार्ग से कौन सा समुद्री मार्ग गुजरता है, भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग। तो ये भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग था जो विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता था। ये हुई बात जल परिवहन के लाभ और समुद्री मार्ग की। आगे हम जल परिवहन के जो लाभ है इनकी बात तो कर चुके हैं, लेकिन जल परिवहन के लाभ के बाद में समुद्री मार्गों की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के समुद्री मार्ग है, कौन कौन से समुद्री मार्ग हैं, वैसे सभी समुद्री मार्गों की बात करेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं समुद्री मार्गों की बात करेंगे। अगर तुमको सारे समुद्री मार्ग डिटेल से देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर, वहाँ पर पूरी की पूरी PDF डाली गई है। संपूर्ण मानव भूगोल जो कक्षा 12 जो ये पुस्तक है उसकी नोट्सों की PDF डाली हुई है, वहाँ पर जाकर के तुम इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे यूट्यूब के जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर के टेलीग्राम लिंक को तुम ज्वाइन कर सकते हो। जल परिवहन में आज हम स्वेज नहर की बात करेंगे। क्या है स्वेज नहर, देखिए यहाँ पर स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने के लिए किया गया। प्रश्न आया कि स्वेज नहर का निर्माण क्यों किया गया 1869 ईस्वी में भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने के लिए। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रदान करता है। देखिए जो यूरोप है, यूरोप में अटलांटिक जो महासागर है, यहाँ से ये हिंद महासागर की ओर जो है
ये मार्ग जुड़ा हुआ है स्वेज नहर के माध्यम से। तो यह यूरोप को हिंद महासागर में क्या करता है, एक नवीन मार्ग प्रदान करता है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 160 किलोमीटर और चौड़ाई है 11 से लगा करके 15 मीटर तक। यहाँ से प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। जो स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर से प्रतिदिन है 100 जलयान आवागमन करते हैं। जलयानों को नहर पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। जो जलयान है इनको स्वेज नहर पार करने में कितना समय लगता है, 10 से लगा करके 12 घंटे तक इनको लग जाते हैं। इसके सहारे सहारे एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी जाती है। जो स्वेज नहर है इसके सहारे सहारे एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी जाती है। ये बात थी स्वेज नहर की। स्वेज नहर के बाद में हम अगली नहर पनामा नहर की बात करेंगे कि पनामा नहर क्या है। तो आइए देखिए पनामा नहर क्या है। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर के बाद में अब बात कर रहे पनामा नहर की। तो पनामा नहर क्या है, यह नहर कौन सी नहर, पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। पनामा नहर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पनामा जलडमरू मध्य की आर पार। जो पनामा जलडमरू मध्य की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो जलडमरू मध्य है वो पनामा जलडमरू मध्य है, जो पनामा नहर से अलग होता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पनामा जलडमरू मध्य के आर पार किया गया। यह नहर 14 अगस्त 1914 को बनकर तैयार हो गई। कब बनकर तैयार हुई पनामा नहर, 14 अगस्त 1914 को। लंबाई है इसकी 72 किलोमीटर। लेकिन कुल जलबंध तंत्र की बात करें तो कुल जलबंधक तंत्र इस पर बने हुए 6 जलबंधक तंत्र। अमेरिका ने दोनों ही और 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद लिया। अमेरिका ने दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर क्या किया, इसका नाम परिवर्तन किया और क्या नाम दिया, नहर मंडल इसका नाम दिया। तो अमेरिका ने दोनों ही ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया। ये हुई बात पनामा नहर की। तो ये स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। बाकी संपूर्ण सार हमारे टेलीग्राम चैनल पर है इनका। लेकिन स्वेज नहर और पनामा नहर की ये हुई बात। देखिए परिवहन के साधनों में हम आगे बात करेंगे वायु परिवहन की, कि वायु परिवहन क्या है। वायु परिवहन की बात करें तो यह परिवहन का सबसे महंगा साधन है। अगर सबसे महंगे साधनों की बात करें परिवहन के साधनों में तो वह है वायु परिवहन का साधन। लेकिन वायु परिवहन के लाभ क्या है वो देखते हैं, क्योंकि लाभ से प्रश्न आ सकता है, इसलिए वायु परिवहन के लाभ देखते हैं कि वायु परिवहन के लाभ क्या क्या है। यह परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। पहला लाभ तो यही है वायु परिवहन का कि यह क्या है, परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। इसके माध्यम से यात्रियों के अलावा मूल्यवान और शीघ्र नष्ट होने वाली अनेक वस्तुओं को कम समय में ही पहुंचाया जा सकता है। वायु परिवहन का ऐसा साधन है जिसके माध्यम से यात्रियों को तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यात्रियों के अलावा विभिन्न प्रकार की भारी वस्तुएं हो या फिर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हो, उनको बहुत जल्दी नष्ट होने से पहले ही दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके माध्यम से दुर्गम स्थानों जैसे पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, जंगल आदि को भी बड़ी सुगमता से या आसानी से पार किया जा सकता है। मतलब चाहे दुर्गम स्थान कोई पहाड़ हो, जंगल हो, कोई पर्वत हो या कोई मरुस्थल है, इनके होते हुए भी मतलब चाहे मरुस्थल, जंगल कुछ भी हो, उसके बावजूद भी वायु परिवहन के माध्यम से किसी भी वस्तु या यात्रियों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि वायु परिवहन जो है हमारे वायुमंडल में उड़ता है। इस वजह से इस वायु परिवहन जो परिवहन का साधन है जैसे एरोप्लेन वगैरह, इनका दुर्गम स्थान, पर्वत, पहाड़ से कोई मतलब नहीं है। इनके होते हुए भी जो है ये बड़ी लंबी दूरी को आसानी से पार कर सकता है। तो इसके बाद में अगला लाभ है वायु परिवहन ने दुनिया में संपर्क क्रांति ला दी। क्यों ला दी? क्योंकि विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो 35 घंटे से अधिक की दूरी पर हो। 35 घंटे से अधिक की दूरी पर कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए विश्व के कोने कोने में आज वायु परिवहन का बहुत महत्व बढ़ गया है। जो यहाँ पर हर कोने कोने में, दुनिया के हर कोने कोने में है, जो
एरोप्लेन के माध्यम से, इनके माध्यम से यात्रियों को और वस्तुओं को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। और विश्व का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो 35 घंटे से अधिक दूरी पर हो। इसके द्वारा वर्षों और महीनों की दूरियां कुछ घंटों तथा जो है कुछ समय में ही तय की जा सकती है। इसके द्वारा क्या वर्षों और महीनों की जो दूरियां है ना, वो कुछ समय या कुछ घंटों में ही तय की जा सकती है। ये थे वायु परिवहन के लाभ। देखिए हम बात कर रहे थे परिवहन के साधनों की, और परिवहन के साधनों में आज हम बात करेंगे पाइपलाइन की, कि पाइपलाइन क्या होती है। देखिए पाइपलाइन क्या है, तरल पदार्थ जैसे जल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैसें हैं आदि को पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी बाधा के आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तरल पदार्थ होते हैं जैसे जल है, पेट्रोल, डीजल, या फिर आजकल तो दूध को भी पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो तरल ये जो पदार्थ है या फिर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इनको पाइपलाइन के माध्यम से बिना किसी रुकावट या बिना किसी बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तेल पाइपलाइनों का सघनतम जाल कहाँ पाया जाता है? तो तेल पाइपलाइनों का सघनतम जाल पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक प्रस्तावित भारत वाया ईरान एक पाइपलाइन है, प्रस्तावित ईरान भारत पाइपलाइन। वो क्या है देखिए, प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान होते हुए ये एक अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। कौन सी पाइपलाइन? प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान होते हुए आएगी है। एक अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन होगी जो विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। 1036 किलोमीटर लंबाई होगी और कार्य प्रारंभ हो गया इसका 2007 से। आगे ये हुई बात पाइपलाइन की। पाइपलाइन के बाद में हम बात करेंगे संचार की, कि संचार क्या होते हैं। संचार के बारे में बात करते हैं कि संचार आखिरकार क्या होते हैं। देखिए परिवहन के साधन जो थे उनकी हम बात कर चुके हैं, और आगे हम बात करेंगे संचार की, कि संचार क्या होते हैं। देखिए संचार के साधनों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने वाले साधन जो होते हैं वो संचार के साधन होते हैं। क्या होते हैं संचार? देखिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं उनको विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संचार के साधनों में रेडियो है, टेलीविजन, समाचार पत्र, उपग्रह, इंटरनेट, ये सभी आते हैं। और भी कई प्रकार के साधन आते हैं संचार के साधनों में। लेकिन संचार की बात करें तो विभिन्न प्रकार के ये ऐसे सूचनाओं को पहुंचाने वाले ऐसे साधन होते हैं जैसे रेडियो, टेलीविजन वगैरह, जो सूचनाओं को विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचा देते हैं। तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संचार के साधनों में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, उपग्रह, इंटरनेट, ये सभी आते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। वैसे अगर बात करें आर्यभट्ट की तो किताब में 19 अप्रैल 1979 है, लेकिन इसकी सही तारीख जो सन है वो है 19 अप्रैल 1975। भारत का ये पहला उपग्रह था, उसका नाम था आर्यभट्ट। संचार के बाद में हम बात करेंगे साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट की बात करें तो यह इंटरनेटों को एक समूह होता है जिसमें विश्व के विभिन्न प्रकार के इंटरनेट आपस में जुड़े हुए होते हैं और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। देखिए क्या है साइबर स्पेस इंटरनेट? यह नेटवर्कों का एक जाल है। ये क्या है? नेटवर्कों का एक जाल है जो संगणक नेटवर्क के द्वारा, कंप्यूटरों के द्वारा, संगणक नेटवर्क अर्थात कंप्यूटरों के द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क बनाने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। आपस में जो है विभिन्न लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। साइबर स्पेस इंटरनेट जो क्या है? नेटवर्कों का एक जाल है जो संगणक नेटवर्क के द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क बनाने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। यह विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। ये क्या है? विद्युत द्वारा स्पेस, यह है साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। आगे देखिए इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर से स्पेस इंटरनेट के दो या इंटरनेट एक ही बात है। ये वर्ल्ड वाइड वेब www जैसे इंटरनेट द्वारा अवगत है, इसके द्वारा जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें अगर हम तो इसका आविष्कार 1995 ईस्वी में हुआ
और ये साइबर स्पेस इंटरनेट इसी वर्ल्ड वाइड वेब जैसे इंटरनेट द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी के साथ अध्याय नंबर 7 परिवहन और संचार कक्षा 12 मानव भूगोल का जो ये चैप्टर था वो समाप्त होता है। आगे हम अध्याय नंबर 8 की बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो में अध्याय नंबर 8 की बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल का नाम देखिए लिखा हुआ है स्टडी पॉइंट 1 अर्थात स्टडी पॉइंट फर्स्ट, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जो घंटी का निशान होता है उसे दबाना न भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन घंटी का निशान नहीं दबाओगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन घंटी का निशान दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि लाइक करने पर हमारा हौसला थोड़ा बढ़ता है। और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी करना अपने दोस्तों तक, ताकि ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँच सके। और हाँ, जो कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 7 ही नहीं बल्कि सारे जितने भी अध्याय हैं उनकी PDF बना करके मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। अगर उनकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर जाइए और वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल पर से जो है उस PDF को प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टडी पॉइंट फर्स्ट ही है। अब टेलीग्राम वहाँ पर चैनल अगर तुम जो है सर्च करोगे और वहाँ पर चैनल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि YouTube के जो वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जोड़ रखा है। वहाँ से उस टेलीग्राम लिंक से जाकर के अपने टेलीग्राम को खोलिए और वहाँ पर जो है कक्षा 12 मानव भूगोल की जो ये पुस्तक है इसकी PDF प्राप्त कीजिए। यहाँ उस पुस्तक की जो PDF है उसमें पूरी किताब नहीं छाप रखी, बल्कि जो नोट्स है नोट्स जो पैटर्न मैकन है उसके आधार पर वो PDF डाल रखी है। नोट्स बनाए हुए हैं और उन नोट्सों को आप पढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।